Hello students, today I am going to discuss the topic with you, that is analytical paragraph. As this topic is introduced first time in your syllabus, so I am going to explain this topic. You have to listen the video and watch the video carefully. I am going to discuss all the parts of analytical paragraph. First is, what is analytical paragraph? होता क्या है analytical paragraph? An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. इनमें से किसी भी पार्ट का किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो चार्ट का के थ्रू आए, चाहे ग्राफ के थ्रू आए, डाटा आपको कोई डाटा दे दिया जाएगा, कोई आउटलाइन दे दी जाएगी जिसके बाद से आपको उसको एनालाइज करके उसको लिखना है, कुछ क्लूज मिल सकते हैं या फिर टेबल। आपने ये सारी चीज़ें अपने मैथमेटिक्स में सुनी होंगी, स्टैटिक्स, डाटा हैंडलिंग में ये सभी टर्म्स आपने सुनी होंगी, वहाँ पे आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे होंगे। बस इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें इसको एक्सप्लेन करना होता है। While writing an analytical paragraph, one should remember to describe the fact in the best possible manner and to cover the information provided. जो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर करनी है अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में। स्टेप बाय स्टेप लोगे तो ऑलमोस्ट सारी आपकी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाती हैं। तो एक सिस्टमेटिकली वे में करना ज़्यादा बेटर होता है, बजाय कि एक बार ऊपर से करो फिर नीचे फिर बीच में से करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज कर दोगे रीडर्स को भी। तो अच्छा ये रहता है उसको एक सिस्टमेटिकली वे में हम उसको करते चले जाएं। The analytical paragraph has to be written in around 100 to 120 words. This is the word limit. So the paragraph must use clear and crisp language beside providing complete details of the chart given in the question. Clear language you have to use. पूरी क्लियर आपको बताना है, आपका एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आप सारी इंफॉर्मेशन उसमें दे सको, उसमें कवर करो, ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। देयर विल बी इंटरेस्ट चॉइस गिवन इन द क्वेश्चन। यू विल गेट 2 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ दोज 2 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 इन योर फाइनल एग्जाम। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग एनालिटिकल पैराग्राफ? इट मीन्स एनालाइज प्लस पैराग्राफ, दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। Now features of analytical paragraph writing. It describes the given chart, table, data, graph and cues. आपको जो भी चार्ट, टेबल, डाटा, लाइन, ग्राफ कुछ भी मिलेगा उसको आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। सेकेंड थिंग, इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि आप उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो ही नहीं, आपको पूरा कवर करना है। इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। इट शुड स्टेट फैक्ट दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। जो चार्ट आपको दे रहा है, जो डाटा आपको मिला है, उसी के बारे में आपको लिखना है। पर्सनल ओपिनियन आपको उसमें मेंशन नहीं करना है, ये आपको पर्टिकुलर रहना है इस चीज़ में। जितना डाटा, जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसी को डिटेल में लिखना है। आपको अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको नहीं बनानी है। इट इज नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। लैंग्वेज शुड बी एक्यूरेट एंड सिंपल। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली। आपको पता है मैथमेटिक्स वाली टर्म्स आ रखी हैं तो उसमें क्वांटिटीज होंगी, फिगर्स होगी, उनको ध्यान से यूज करना है। ठीक है, तो इस चीज का पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि आप वो उन क्वांटिटीज को, उन फिगर्स को अच्छे से यूज कर सको। इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। बेटर माना जाता है एक ही टेंस आप इसमें यूज करो, लेकिन कई बार आपको उसमें फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कुछ डाटा भी मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन हमेशा से ये ध्यान रखना होता है कि राइटिंग में हम एक ही टेंस यूज करें तो बेटर रहता है। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन रेस्पॉन्सेज शुड बी प्रोवाइडेड। ये दिस टॉपिक ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद यू।
आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन उसमें नहीं रखनी है, जो डाटा आपको दिया गया है उसी को एक्सप्लेन करना है. It should be preferable to use passive form of the verb. Passive form of the verb you know very well. Passive verbs you have already done. That you have to use. Next, format. What is the format of analytical paragraph? जितनी भी राइटिंग्स होती हैं सबसे पहले आप क्या डालते हो? First you have to write down the title. I have not mentioned the title in the format because this is a normal thing you know very well. सबसे पहले आपको टाइटल ही लिखना होता है. Then you have to go for introduction and the other body parts. But first is you have to give a title. You can take the title from the question itself, or you can write down your own name or own subject through the title. अपने खुद का सब्जेक्ट बना करके, लेकिन दैट सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन ओनली. उसमें क्वेश्चन का मेन टर्म्स यू हैव टू यूज. क्वेश्चन की जो मेन बात है, मेन जो चीज डाटा में दी गई है, वो आपको जरूर यूज करनी चाहिए. बहुत ज्यादा बड़ा टाइटल आपको नहीं बनाना है. देन यू हैव टू गो फॉर इंट्रोडक्शन. नाम से ही पता चल रहा है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक. आपको टॉपिक को सिर्फ बताना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. 2 लाइन में बहुत सफिशिएंटली आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि पर्टिकुलरली ये आपका जो डाटा मिला हुआ है, जो टेबल है, जो ग्राफ है, वो उसमें किस पे बेस है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, वो आपको बताना है. द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ दैट शुड डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट. किसके बारे में है वो ग्राफ, फिर आपको बस उतना ही लिखना है. It should be like an opening paragraph that introduces the reader to context of the chart given. ये सिर्फ ओपनिंग पैराग्राफ है जहाँ पे टॉपिक को आपको ओनली इंट्रोड्यूस करना है. When writing the introductory paragraph, you need not to go into the details. इंट्रोडक्शन में टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. You just need to mention what is clearly evident from the chart. बस चार्ट में देख के, चार्ट को देखते ही आपको क्या दिखाई दे रहा है. कुछ आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, कुछ आपको चार्ट में से मिल जाएगा, तो उसमें आपको देखते ही क्या पता चल रहा है, बस वही इसमें इंट्रोड्यूस करना है. द ग्राफ गिवन इन द क्वेश्चन. इट इज बेस्ट टू राइट द इंट्रोडक्शन इन 1 or 2 लाइन्स ओनली. आप ये टर्म भी यूज कर सकते हो एज ए सब हेडिंग इंट्रोडक्शन. आप कुछ और टर्म भी इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे सभी आप राइटिंग में अगर सब हेडिंग्स डाल करके करते हो तो उसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग की तरफ वो चला जाता है और उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. तो सब हेडिंग्स डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सको. तो ये सब हेडिंग आप इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हो या सीधा उस टॉपिक का नाम भी डाल सकते हो. नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. फर्स्ट टाइटल, देन इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट, यूज रेलिवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन ट्रेंड्स, मेक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ. बॉडी को आप करीबन 2-3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे. उन सभी पैराग्राफ्स में आप सब हेडिंग दोगे. उसमें क्या कर सकते हो? पहले पैराग्राफ में आप सिर्फ फिगर से रिलेटेड पूरा डिटेल में बता सकते हो, या पैराग्राफ को इस वे में भी डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप हाईएस्ट और लोवेस्ट टर्म बता दो. देन कहाँ पे, देन सेकंड पैराग्राफ में आप ये भी बता सकते हो कि कहाँ पे एक ही लेवल पे रहा है आपका जो डाटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे एक जैसी रही है. कहाँ पे फिर थर्ड में बता सकते हो एकदम से हाइक पे गई और देन डाउन पे चली गई है. ये कुछ टर्म्स हैं जो आप यूज कर सकते हो जिसमें अपने एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है. दिस पार्ट ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ द ग्राफ चार्ट गिवन इन द क्वेश्चन. डिटेल में आपको इसको लिखना होता है. इट शुड कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. सारी चीजें इसमें होनी चाहिए. इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू चूज द सिग्निफिकेंट डिटेल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ. जो पैराग्राफ में जरूरी चीजें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो. द बॉडी कैन बी ब्रोकन इनटू 2 or 3 सब पैराग्राफ्स. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ.
depending on the information extracted from the graph. Breaking the bodies into subgraph makes it easy for the reader to understand. अगर 2-3 पार्ट में 2-3 पैराग्राफ में अगर आप उसको लिखते हो तो वो इजी रहता है रीडर को पढ़ना, और एकदम से ही आपका आंसर देख करके उसको पता चल जाता है कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए जरूरी है आपको जो बॉडी है उसको 2-3 पैराग्राफ में आप डिवाइड करो। अब इसमें क्या क्या 2-3 पैराग्राफ में आप क्या क्या डाल सकते हो, दैट आई एम टेलिंग। वन शुड लुक फॉर द लार्ज डिफरेंसेस दैट आर वेरी प्रोमिनेंट। सबसे पहले पैराग्राफ में जो बड़ा डिफरेंस आप दे रहे हो, जिसमें सबसे डाउन है और सबसे, वो मैंने पहले बताया था, जब सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट, इसको आप फर्स्ट पैराग्राफ में डाल सकते हो। यू कैन मेंशन द एस्पेक्ट विच इज स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट इन द डाटा। समझ में आ गया? फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी की फर्स्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, इसमें आप क्या मेंशन करोगे। ऐसे ही करोगे तो बेटे आपका पूरा कवर भी हो जाएगा और आप उसको अच्छे वे में लिखोगे और बहुत ही इजी हो जाएगा आपका लिखना। इससे पहले आपने स्टोरी राइटिंग की तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी आती है लिखने में, लेकिन एनालिटिकल पैराग्राफ तो बहुत इजीली आप लिख लोगे और बहुत ही अच्छे स्कोर इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट आप इंफॉर्मेशन लिखोगे। Any aspect that are similar should be mentioned next. ऐसा ही कोई और भी अगर ऐसा ही कुछ डाटा आपके पास है जिसमें ऐसी स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट इंफॉर्मेशन है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। You should further mention about the aspect that has remained unchanged or constant throughout. जो अनचेंज है या कांस्टेंट है, आप चाहो तो उसको सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हो, क्योंकि वहां से भी एक आपका पैराग्राफ बन जाता है। तो जितने पैराग्राफ बनाते हो उसमें बहुत ज्यादा पैराग्राफिंग नहीं करनी है आपको। 2-3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं बनाने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है 2 से में नहीं आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा, तब 4 तक चले जाओ, पर उससे ज्यादा नहीं पैराग्राफिंग करनी है आपको। तो पहले में मैं आपको बता चुकी हूँ स्मॉलेस्ट हाईएस्ट लिख सकते हो। सेकंड में आप ये भी कर सकते हो जो चेंज ही नहीं हुआ थ्रू आउट द ईयर या सेम रहा है जो इंफॉर्मेशन, that data you can write down in the second paragraph. ठीक है, comparing information, you know very well, डाटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे कंपैरिजन जरूर होना चाहिए। If the chart mentioned 2 different parties, for example men and women, refer to both of them in analytical paragraph. दोनों के बारे में हैं, तो अलग अलग चीजें हैं, उनको लिखो। If there is only contrast or comparison that could be drawn, you must present effectively. Comparison दिया गया तो आपको उसको effectively इसको present करना है। If the chart is about a particular time period or highest trends of several years, mention each year in a concise manner. अगर पूरे साल का दे रखा है तो उसका हर एक साल का भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, लेकिन ऐसा करके वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हर एक साल का मेंशन करना जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बहुत ज्यादा लेंथी होने पे भी मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं, आपके कम कर देते हैं। इफ एनी कंपेरिजन कंट्रास्ट कैन बी डन 2 or more years, you should write about it too. 2-3 साल का मिक्स करके भी आप लिख सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया है वैसे भी आप उसमें लिख सकते हो। मेंशनिंग क्वांटिटीज व्हेन इंक्लूडिंग नंबर्स एंड फिगर, देयर एक्यूरेसी मस्ट बी इंश्योर्ड। जब आप ऐसे लिखते हो तो उसमें आपको रफली नहीं लेना है कि आप अप्रोक्स लेकर के चलो। जो डाटा आपको दे रखा है, जो आपको नंबर दे रखा है, दैट नंबर यू मस्ट यूज। कई बार क्या होता है 1000 में होता है, लैक्स में होता है, तो वो उस टेबल के साइड में डाल देते हैं ब्रैकेट में लैक्स या इन 1000, पर जब आप उसको पैराग्राफ में लिखोगे तो आप उसमें फिगर्स लगाओगे, 0 लगा करके आप उसमें शो करोगे कि हाँ ये 1000 में है। या आप उसमें आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 16,000 को वर्ड्स में लिख दो या 16,000 को 0 लगा करके मेंशन करो। पर ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत जनरल चीजें हैं और बहुत बार आप लोग इसमें गलती करते हो। टेबल में ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जैसे टेबल में नंबर तो दे देंगे 25, लेकिन आप जब उसमें देखोगे जहां पे इंफॉर्मेशन लेफ्ट और डाउन में लिखा होती है वहां पे ब्रैकेट में लिखा होगा इन लैख, इन 1000। तो जब आप उसको वर्डिंग्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको वो लिखना है, नहीं तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। सपोज आपको लिखना था 25,000
और आप लिखोगे ओनली 25, तो ऑटोमेटिकली आपने गलत किया है, तो उसमें मार्क्स कहाँ से मिलेंगे आपको? तो ये चीज का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशोज, ये किसी भी तरह से आपको इन फिगर का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। Connecting sentences. If different information ideas are there, you should use connectors or linking phrases to link them logically. अलग अलग चीजें दे रखी हैं तो आपको उसमें कनेक्टर्स लेके आने पड़ेंगे ताकि इन इंफॉर्मेशन को आप कनेक्ट कर सको और अपने पैराग्राफ में लिख सको। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख दिया और उसको कनेक्ट नहीं किया तो वो बहुत ऐसा हो जाएगा, बिखरा बिखरा सा हो जाता है। तो आपको कनेक्टर्स उसमें ढूंढने पड़ेंगे ताकि एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से आप कनेक्ट कर सको। द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सीक्वेंशियल एंड कनेक्टेड रेशनली। सीक्वेंस वाइज होना चाहिए और सारा कवर भी होना चाहिए। ठीक है, तो पैराग्राफ आपको कैसे बनाना है, बॉडी आपकी कैसी होनी चाहिए पैराग्राफ की, वो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। कितनी पैराग्राफ में होना चाहिए ये भी बता दिए। उन पैराग्राफ को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंक्लूजन। कंक्लूजन आप सीधा ये टर्म सब हेडिंग की तरह भी यूज कर सकते हो कंक्लूजन, या फिर आप अपनी और कुछ सब हेडिंग बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। कंक्लूजन से पता ही चल रहा है आपको जो आपने एनालाइज किया है उसको कंक्लूड करना है। कंक्लूड में क्या होता है, मेन इंफॉर्मेशन आपको एक स्टैटिक वे में लिखनी होती है। द लास्ट पैराग्राफ शुड बी समराइज द आइडिया मेंशन्ड एंड इंफॉर्मेशन इन जनरल। जो समराइज करना है आपने, जो भी आपने कुछ लिखा है उसको। इट शुड बी कंक्लूडिंग इन नेचर एंड एक्ट्स एज ए क्लोजिंग स्टेटमेंट। कंक्लूजन है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट भी होनी चाहिए उसमें। One should keep in mind that one must not include any personal opinion, conclusion or observation. जो भी आप उसमें एनालाइज कर रहे हो वो एनालाइज उसी पे बेस होना चाहिए, उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है आपको कि आपको क्या लग रहा है और ये कैसा होना चाहिए। नहीं, जो आपको डाटा दिया गया आपको बस उस पे ही पर्टिकुलरली ध्यान देना है। यू शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स। फैक्ट से आपको नहीं डिगना है, जो भी फैक्ट दिए गए हैं बस उन्हीं पे आपको अपना सारा पैराग्राफ उसी पे बेस होना चाहिए आपका। यू नीड नॉट टू डिस्पोज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू राइट ए गुड एनालिटिकल पैराग्राफ। जो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसको आप हटाओ। जो आपको पैराग्राफ में आपको डाटा दे रखा है वो आपका सारा कवर होना चाहिए। द की इज टू चूज वाइजली द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कंक्लूजन में मेन सी कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है और उसको आपको पता ही 3-4 लाइनों में बहुत आराम से आप कंक्लूजन पे को कवर कर सकते हो। ऑर्गेनाइज इट वेल, स्टेट कनेक्ट फैक्ट्स एंड समराइज इट प्रॉपरली। ऐसे आपको कंक्लूजन लिखना है। अब मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ का, जो अब आप एनालिटिक पैराग्राफ कभी भी प्रैक्टिस करते हो या एग्जाम में लिखते हो तो किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एन इंट्रोडक्शन, कैसे आपको स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन, ये कुछ मैं आपको लाइंस बता रही हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हुए। जैसे कि द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, या द टेबल सजेस्ट, या द चार्ट सजेस्ट। वो तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये नेम चेंज कर लेना। द लाइन ग्राफ शोज, द डाटा गिवन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट। इस तरह से आप इसमें इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ये लाइन यूज कर सकते हो। जो भी आपको बेटर लगे वो आप यूज कर लेना। टिप्स फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसको जब आप एक्सप्लेन करते हो, यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स लाइक ए पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ जिनको आपको यूज कर सकते हो और इनका इफेक्ट बहुत ही अच्छा जाता है। जैसे ए पैटर्न ऑफ ग्रोथ, रैपिडली डबल्ड, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पिग्ड, सोरिंग रेट्स। जब इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं, उनके लिए ये टर्म्स यूज कर रही हैं बेटे। या फिर डाउन चल रहा है, डिक्लाइंड, प्लमेटेड, लेवल्ड ऑफ,
stagnated, fluctuate, starting to rise, starting to fall, drop down slightly, etc. मैंने मेन फ्रेजेस और मेन वर्ड्स आपको ये दिए हैं, इनको याद रख लेना ताकि आप इनको यूज कर सको. फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज, अगर क्वांटिटीज को आपको एक्सप्लेन करना है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? यूज वेरियस स्टाइल्स लाइक 48% ऑफ, ये तो आपको पता ही, मैथ में आप यूज कर चुके हो. 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80%, मेजॉरिटी, ऑन एवरेज, twice as much, almost equal, the highest, the lowest, very close to 2%, roughly, approximately 5% of, just under 3%, etc. ये तो आपको ऑलरेडी आप मैथ में यूज कर रहे हो, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट मच. फॉर एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप और कंट्रास्ट, जब कंपैरिजन करते हो दो चीजों के बीच में, तब क्या क्या यूज कर सकते हो आप? यूज फ्रेजेस एंड वर्ड्स लाइक रिलेशनशिप बिटवीन, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तब के लिए बता रही हूं. सिमिलरली, इन कंट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, बट इन अपोजिट केस, हाउएवर, वेयर एज, व्हेन इट कम्स टू, एज अपोज टू, व्हाइल, स्ट्राइकिंग डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस, एटसेट्रा. ये बहुत अच्छे मैंने वर्ड्स बेटे आपको बताए हैं, जिसको आप बहुत इजीली आप याद भी कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो. जब अच्छे वर्ड्स हम यूज करते हैं तो उनका इम्पैक्ट जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है. फॉर द कंक्लूजन, अदर कनेक्टेड फ्रेजेस, जब आप कंक्लूड करते हो तब क्या यूज कर सकते हो? ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन ए नटशेल, फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंजेस, इंक्लूडिंग, देयरफॉर, these type of things you can use when you are concluding your paragraph. Okay. नेक्स्ट, एनालिटिकल पैराग्राफ के मैंने अब कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. किस वे में क्वेश्चन आते हैं? जैसे चार्ट में आपको बता चुकी हूँ, चार्ट, टेबल, ग्राफ, लाइन, पाई चार्ट, इन एनी ऑफ द फॉर्म क्वेश्चन कैन कम. सो आई हैव गिवन सम क्वेश्चन टू यू आल्सो सो दैट यू कैन आल्सो practice of those questions. First question I have already explained. Like the first question is below is a given graph showing birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph in 100 to 150 words. अब ये ग्राफ में आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन में भी बता दिया, तो आपको इंट्रोडक्शन आराम से मिल गया है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कुछ दे रखा है. बस इसको 2 लाइन तक आप इसको इंट्रोडक्शन में ले सकते हो. टाइटल कैन बी, यू कैन यूज द बर्थ एंड डेथ रेट्स ऑफ इन ए कंट्री. ये आप टाइटल भी दे सकते हो. आप इसके अलावा अपना कोई टाइटल बनाना चाहते हो, दैट आल्सो यू कैन मेक बाय योर ओन. फिगर देखो, अब क्लियरली मैंने आपको बताया था ना. अब फिगर में लेफ्ट साइड देखो, थाउजेंड्स में ये दे रखी है नंबर्स, जबकि आपको दिखाया क्या है. आप देखो, ये 10, 20, 30, 40, 50 ये नंबर दे रखे हैं. ये यहाँ पे इनको 1000 में नहीं लिखा गया, लेकिन ब्रैकेट में 1000 में लिखा हुआ है, यानी जो ये नंबर है ये थाउजेंड्स में है. तो जब आप आंसर्स में लिखोगे तब आपको ये 1000 में ही लिखना पड़ेगा, ऐसे नंबर में नहीं लिखोगे. 50 आप इतना करके नहीं लिखोगे, 50,000 मेंशन करोगे. ठीक है. ये नीचे आपको ईयर बाय ईयर जो प्रोग्रेस है या जो डिक्लाइन है वो आपको दिया गया है. तो ये बर्थ और डेथ रेट दी गई है कंट्री की, साफ साफ पता चल रहा है. जो ग्रीन लाइन है वो डेथ रेट है और जो ये पर्पल ब्लू लाइन से दिख रही है ये आपकी बर्थ रेट. नाउ title, changes in birth and death rate in 2 centuries because it is described in 1901 and 2101. तो 2 सेंचुरी को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, या जो ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ वैसे भी मेंशन टाइटल दे सकते हो. इंट्रोडक्टरी लाइन कैसे होगी? द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101. इसको इतना भी मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है बेटे, आप इतना ही मत लिखना कि मैम ने जितना दे दिया है आपको सिर्फ उतना ही लिखना है. ये मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है,
ये 100 to 120 वर्ड्स नहीं है। तो जब आप इसमें लिखोगे तो आपको इसमें वर्ड्स और ज़्यादा लिखने पड़ेंगे और ज़्यादा इसमें ऐड करना पड़ेगा जब आप इसमें आंसर आप इसको लिखोगे। तो मैंने तो एक छोटा सा वैसे ही बना करके दिया ताकि एक आपको रफली आइडिया हो जाए कि कैसे उसको लिखना है। अब मैंने देखो सब हेडिंग दे रखी है, आप इसमें ऐसे ही सब हेडिंग दोगे। इसमें एक या दो सब हेडिंग और इंक्रीज कर सकते हो और पैराग्राफ इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन हर पैराग्राफ को आपको सब हेडिंग देना है। जैसे इसमें मैंने क्या लिया है, पहले मैंने ले लिया बर्थ रेट, सेकंड मैंने ले लिया डेथ रेट, ये दो मैंने सब हेडिंग दी हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप, दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनको अलग अलग भी मेंशन कर रख सकते हो। जैसे फूड है, एक क्वेश्चन आएगा, चलो मैं उसको उसी में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम इसी पे फोकस करते हैं। चेंजेस इन बर्थ रेट, इसको मैंने एक सब हेडिंग दे दी और उसमें सिर्फ मैं बर्थ रेट का ही एक्सप्लेन कर रखा है। सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज रिमेन मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2041। सेम रही है, सॉरी द बर्थ रेट हैज रिमेन मोर देन, ज्यादा रही है डेथ रेट से, कब तक, 2041 तक। बर्थ रेट वाज 20,000 इन 1901। देखो मैंने 20 से 20,000 इसमें लिखा है, यही आपको करना, नहीं तो बेटे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो फिगर है, जो नंबर है, उसी को चेंज कर दिया, तो मार्क्स तो मिलेंगे नहीं फिर तो आपके। स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके फिर वो बढ़ी है। इट पिक्ड इन 1961 टू अराउंड 65,000। कब बढ़ी है, सबसे ज्यादा कब हुई है, देखो मैंने टर्म भी यूज की है, पिक्ड, मैंने आपको बताया था ना, फ्रेजेस मैंने आपको कुछ बड़े बड़े कुछ अच्छे फ्रेजेस आपको बताए थे, तो उसी में से लिया गया है। सबसे ज्यादा कब थी, 1961 में, कितनी थी वो भी आप मेंशन करोगे। फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स बिटवीन 50,000 एंड 60,000, बार बार फ्लक्चुएट हो रही थी इसके बीच में, इन नंबर्स के बीच में। It is expected to decline for the coming years, reaching approximately 42,000 by 2101। ये देखो अभी ये सेंचुरी तो हमारी आई नहीं है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्सपेक्टेड, ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि सच में ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2101 में इतना तक चला जाएगा। तो ये मैंने ये ऐसे इसको यूज करना है आपको। चेंजेस इन डेथ रेट, ऑन द अदर हैंड द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड 10,000 इन 1901। सेम मैंने उसी को स्टार्ट किया है, डेथ रेट को भी, एंड देन हैज इंक्रीज स्टेडली। इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021 before leveling off to approximately 60,000 between 2061 to 2081। फिर से मैंने वही चीजें इसमें यूज की हैं, कब बढ़ी है, कब हुई है, कब स्टडी रही है। द ग्राफ इंडिकेट्स ए स्लाइट डिक्लाइन इन द डेथ्स इन ईयर 2101। ये भी मेंशन कर दिया है कि इंडिकेट्स कर रहा है कि उस टाइम पे ये डिक्लाइन होगी। ठीक है, ये आपको 2 पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसमें और लिखोगे क्योंकि आपको इसको डिटेल में लिखना है। नाउ कंक्लूड कैसे करोगे इसे। द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट ड्यूरिंग 1961 to 2001। यहाँ से स्टार्ट कर लिया, एक लाइन मैंने वहां से ले ली, दोनों को मिलाकर के मुझे अब इसमें कंक्लूड करना है। 2 पैराग्राफ मैंने अलग अलग ली, बर्थ और डेथ रेट, लेकिन जब मैंने इसको कंक्लूड किया तो मैंने दोनों को मिला करके मुझे कंक्लूड करना होगा, वहां भी मैं अलग अलग नहीं रखूंगी। However, this gap is expected to reduce in later years। बाद में ये कम होता चला गया। Overall, as opposed to the prevailing trends, the death rate will be more than the birth rate in the later half of the 21st century। ऐसे करके मैं अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करूंगी और मैं ये सब हेडिंग भी दे दूंगी, कंक्लूजन। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जैसे पिछले वाला मैंने आपको दिया था। अब मैंने चार्ट मैंने आपको शो कर रहा है, चार्ट में आप दे सकते हो। इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। लेडीज क्या काम करती हैं करके और जेंट्स क्या काम करते हैं उसके रिलेटेड ये ग्राफ दिया गया है। क्लियरली पता है 2 चीजें हैं,
उसमें भी दोनों का अलग अलग कर सकते हो, या दोनों का एक पैराग्राफ बना करके सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ पे स्टेडली हुआ है, ये चीज़ें भी आप अलग अलग मेंशन करते हो। 2-3 तरीके होते हैं पैराग्राफ को डिवाइड करने के। अब यहाँ पे देखो पाई चार्ट है, इसमें क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी, क्या है, कितने कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, ये उन लोगों का डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने परसेंट उसमें कैसे हैं जो सिंगल एज पर्सन हैं, कितने परसेंट हैं जो एजेड कपल हैं जो घरों में अकेले रहते हैं, तो ये कुछ उसका परसेंटेज में दिया गया है। तो आप उसमें अलग अलग तो नहीं मेंशन करोगे क्योंकि इसमें कई पैराग्राफ बन जाएंगे अगर सबका अलग अलग करोगे तो 2-3 पैराग्राफ को मिला करके आप इसको कर सकते हो। अब ये टेबल शो कर रखी है इंटरनेट एक्टिविटीज बाय एज ग्रुप। इस एज पर्टिकुलर एज में कितने लोग क्या काम करते हैं, कितने परसेंट कितना टाइम किस चीज में देते हैं। देखो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इस एज के लोग इसमें दूसरी चीज में ज्यादा लगते हो, तो उसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, बल्कि जो डाटा दिया गया है वही आपको उसमें यूज करना अपने पैराग्राफ में। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप उसमें नहीं डालोगे, या आपको अपने अकॉर्डिंग क्या लगता है वो नहीं डालोगे, बल्कि जो डाटा दिया गया उसी को एनालाइज करके लिखोगे। क्लियर? अब ये देखो वो दे रखा है एकेडमिक IELTS राइटिंग टास्क, इसमें एवरेज कंजप्शन ऑफ फूड दे रखा है, कितना फूड कंज्यूम करते हैं, सबको अलग अलग दे रखा है। अब इसमें है ही 4-5 1 2 3 4 ही टॉपिक है, तो 4 पैराग्राफ अलग अलग भी कर सकते हो, तो ये आपको इजीली हो जाएगा। जैसे आप एक पैराग्राफ में एक सब हेडिंग डाल दो प्रोसेस्ड फूड, देन सेकंड पैराग्राफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इस तरह से आप जब प्रोसेस्ड फूड का कर रहे हो तो पहले चाइना इंडिया ऐसे करके दोनों का मेंशन कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, फिर वर्ल्ड का कर सकते हो, तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो एक और लाइन ग्राफ का दिया गया है, इसमें भी आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या है, एस्टिमेटेड सेल ऑफ गोल्ड इन दुबई, कितनी गोल्ड में सेल हुई है गोल्ड में दुबई में, वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा से समझा दिया है। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।